आशीष चंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या कोई ज़मीन, मैं बाकी सब छोड़ देता हूँ, मोटी मोटी बात जो आम आदमी के समझ में आती है, जिस इलाके में ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त बिक्री रजिस्ट्री पर पाबंदी है, उस इलाके में ज़मीन बेची जाती है। मैंने मान लिया कि आपने बेची होगी कोई जुगत जुगाड़ करके। जिस ज़मीन का मार्केट वैल्यू 120 करोड़ के आसपास का है, पेपर पर सर्किल रेट के मुताबिक वह 11 करोड़ 20 लाख की ज़मीन है और सौदा 25 लाख रुपए में किया जाता है। सवाल ये है कि क्या इस तरह का सौदा ब्लैक मनी रोटेशन का संकेत नहीं देता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां तक सवाल ब्लैक मनी का है, तो ब्लैक मनी का केस जो है इनकम टैक्स का जुरिडिक्शन बनता है। ठीक है सर। लेकिन पीएमएलए की बात करेंगे, आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि एक एफआईआर हो जिसमें कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हो, और शेड्यूल्ड ऑफेंस होने के बाद उस पैसे से उस अपराध के द्वारा कुछ प्रॉपर्टी प्राप्त की गई हो, जनरेट की गई हो, जी। और वो जनरेटेड जो मनी है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माना जाएगा। तो जैसा आपने अभी प्रस्तावना में बताया कि बहुत वाइड स्केल पे फर्जीवाड़ा किया गया इन ऑर्डर टू एक्वायर प्रॉपर्टीज, अगर इसमें एफआईआर है और 120 भी, 420, 467 वगैरह शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल्ड अपेंडेड टू पीएमएलए, तो इसको, ऐसे अपराध को तत्काल मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के अंतर्गत ईसीआईआर रिकॉर्ड की जानी चाहिए और उसके बाद पीएमएलए में तफ्तीश की जानी चाहिए। बिकॉज मनी जो है इस व्यक्ति के पास, जिन्होंने फ्रॉड किया है, उनके पास नहीं रहना चाहिए, ये तत्काल ईडी की कस्टडी में आना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए ब्लैक मनी तो इनकम टैक्स का मामला है, सिविल लायबिलिटी का है, इनकम टैक्स को सीज कर सकती है, उसमें पेनल्टी लगा सकती है। लेकिन अगर इन्होंने शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है तो, और शेड्यूल्ड ऑफेंस मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक शेड्यूल्ड ऑफेंस का सवाल है, तो जहाँ फर्जीवाड़ा है वहाँ धारा 120 भी, धारा 420 पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, तो तत्काल प्रभाव से ईडी इस मैटर को टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे, जैसा आपने अभी अपने प्रस्तावना में बताया कि फर्जीवाड़ा है, तो ऐसा केस ईडी के परिधि में आना चाहिए और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत इसमें उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें ये बताया गया है इस एक्ट में कि सर्च सीजर हो सकता है, उसके अलावा प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है, ताकि ऐसे व्यक्ति अपनी इस संपत्ति को, जो धन अर्जित किया है, जो प्रॉपर्टी है, उसको डिस्पोज ऑफ ना कर सके, सो दैट इट शुड नॉट बी डिसिपेटेड। जी सर, मैं अब डीएस चौहान साहब के पास आता हूं। सर, मैं आपके सामने दूसरा मामला रखता हूं। जिस इलाके में रजिस्ट्री की मनाही है, जिस इलाके में आदेश है सरकार की तरफ से, एडीएम की तरफ से, कि वहाँ रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, और वो आदेश जो है 9 जून 2015 का है, और 2025 की, मैं आपको 24 की रजिस्ट्रियाँ दिखाता हूँ सर। ये जितने लोगों का है, सवाल मेरा दूसरा है सर, जो रकबा है उस प्लॉट का, उस रकबे से ज़्यादा प्लॉट काट करके और ज़मीनें बेची गई हैं। ज़ाहिर है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन ज़मीन उसी प्लॉट पर 226 नंबर खसरा पर उससे कहीं ज़्यादा बेची गई हैं। यह इस बात का संकेत है कि ज़मीन जब आप बेचते हैं तो आप बेच कहीं और रहे हैं, पोजीशन कहीं और दे रहे हैं। और इस तरह के कई सबूत मेरे पास हैं कि आपने एक खसरा नंबर पर प्लॉट बेचा है, आपने पोजीशन कहीं और दिया है। सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा दिलाने का यह तरीका भी है और यह भी गैरकानूनी है। लैंड से ज़्यादा एलोकेटेड लैंड, जो प्रिस्क्राइब्ड लैंड है, उससे ज़्यादा ज़मीन बेची जा रही है। इसका मतलब ये है कि उन ज़मीनों का कब्ज़ा किसी और ज़मीन पर दिलवाया जा रहा है और वो ज़मीनें अथॉरिटी की ज़मीनें।
यशवंत जी, आपका कहना सही है कि जो लैंड का रकबा मान लीजिए 1 एकड़ का है और बेचने के बाद में कब्जा 1.5 एकड़ का दिया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट एक्सचेकर को बहुत बड़ा लॉस किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अंडर प्राइसिंग की जा रही है, ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस है। मैं आपकी रिपोर्ट देखकर थोड़ा हैरान हूँ कि जो हमारे सब रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रेशन जो करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, जब सर्कल रेट के हिसाब से 11 करोड़ प्लस उसकी वैल्यू है, तो 25 लाख में जब कोई आदमी बेच रहा है तो उसी समय वो लोग तुरंत उनका एक रेड फ्लैग उसको रेज करते होना हैं चाहिए, बिल्कुल सही सर। और इसको आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। वो दोबारा उसको चेक कराते हैं। ये कैसे कर दिया गया? तो निश्चित रूप से कोई न कोई इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया है, तभी ये किया गया है इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को जो है। और जो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं और उनके रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी होते हैं, जो उनकी नोएडा अथॉरिटी की लैंड की निगरानी करते हैं, देखते हैं कि कोई कब्जा तो नहीं हुआ है, किसी को बेच तो नहीं दिया गया है गलत तरीके से, तो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये सतत करने वाली एक्सरसाइज होती है। उसका ये नहीं होता है कि वो 6 महीने बाद होगी या 8 महीने बाद होगी, वो तो एवरी डे उनको करना होता है, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो सीमिंगली जो नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा इसमें एक स्कैम है जिसमें कार्रवाई की आवश्यकता है। ईडी विल स्टेप इन व्हेन एफआईआर इज रजिस्टर्ड, कि आपने गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस किया है, फॉल्सिफिकेशन किया है, तो उसकी मुकदमा जैसे ही दर्ज होगा ईडी इसको टेक ओवर कर लेगी। और ये ईडी के लिए निश्चित रूप से एक फिट केस है फॉर देम टू इन्वेस्टिगेट कि ये कहाँ से पैसा आया, कहाँ से इसके जो सोर्सेस हैं, जो अदर देन लीगल चैनल्स कैसे पेमेंट किया गया, उसको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि बैंकिंग चैनल से नहीं पेमेंट किया गया है, 25 लाख ही केवल बैंकिंग चैनल से किया गया है, तो ये भी इसमें इन्वेस्टिगेशन डिजर्व करता है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और इसकी जांच पड़ताल बहुत गहराई से होनी चाहिए। रही बात इंस्टीट्यूशन की, जो आपने कहा था कि महर्षि संस्थान की जो इंस्टीट्यूशन है, मैं नोएडा में एसएसपी रहा हूँ और महर्षि महेश योगी बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। जो एक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का जो उनका एक्सपर्टाइज था, उसको सीखने के लिए काफ़ी विदेश से लोग आते थे। और जब मैं एसएसपी था तो इस संस्थान की जो यूनिवर्सिटी है इनकी, इसमें एक अमेरिकन सिटीज़न जो है वो उसको हेड करता था, और बहुत वो पढ़े लिखे प्रोफेसर थे और आए थे, और शुरुआत में काफ़ी लोगों ने अच्छा काम भी किया यहाँ पर। अब ऐसा प्रतीत होता है, जिस तरह की ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि ये गलत हाथों में चली गई यूनिवर्सिटी। जो लोग ऐसे धार्मिक संतों के नाम का मिसयूज़ करते हैं, इनके खिलाफ तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि न केवल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, एक पब्लिक फेथ का भी लॉस होता है। और पब्लिक फेथ का लॉस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे की भरपाई सरकार कर लेगी, लेकिन पब्लिक फेथ के लॉस की कैसे करेगी? कि एक बड़े संत की संस्था में भी इस तरह के काम होते हैं, ये देखने लायक बात है। हमारे दो मेहमान डीएस चौहान साहब और आशीष चंद्र साहब, आप दोनों का ओहदा बहुत बड़ा रहा है। डीएस चौहान साहब उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे हैं, आप डीजीपी रहे हैं। आशीष चंद्र जी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र रहे हैं। और हमारे दोनों मेहमान कहते हैं कि ईडी के लिए फिट केस बनता है जब आप 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम की ज़मीन 25 लाख रुपए में बेच रहे हो, सौदा कर रहे हो, उसी समय जो हमारा सिस्टम है उसके एंटीना को हिलना चाहिए था, काम करना चाहिए था। और मैं दोबारा आपको दो बातें साफ करना चाहता हूँ।